हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गीतिका खुराना और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बैंक रेट और एक होगा एमएसएफ। रीफाइनेंस फैसिलिटी भी पढ़ेंगे और एमएसएफ मास्टर स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जो हमने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में वो है सीआरआर। हमने सीआरआर कंप्लीट कर लिया था, हमने एसएलआर भी कर लिया था, हमने रेपो रेट कर लिया था, रिवर्स रेपो रेट कर लिया था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके कंपोनेंट्स है? ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कंपोनेंट्स है। तो हमारा ये चार पॉइंट्स हमारे क्लियर है। तो अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैंक रेट। मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो सारे बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी और यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक रेट से। सबसे पहले हमें हमने ये सब सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया और इनका मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा होता है हमने वो सब कुछ पढ़ लिया। तो अभी हम पढ़ेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये भी क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। अब आप कहेंगे कि रेपो रेट में भी सेम ही था, उसमें भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था, लेकिन रेपो रेट में आप याद कीजिए उसमें सिर्फ जो लोन लेता था बैंक वो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए लेता था रेपो रेट में। लेकिन बैंक रेट में क्या है? बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज, यानी कि 91 टू 364 डेज के लिए लेता है। अगर बैंक को सिर्फ 90 डेज के लिए ही लोन लेना है तो वो रेपो रेट पे लेगा। रेपो रेट कितनी थी हमारी? 4%, यानी कि उसको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। लेकिन अगर उसको ज्यादा डेज के लिए चाहिए, यानी कि मान लो उसको 1 साल के लिए लोन चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 7 महीने के लिए चाहिए, तो उसको किस पर इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा? बैंक रेट पर। यानी और जो अभी की जो बैंक रेट चल रही है वो है 4.25%। रेपो रेट हमारी कितनी थी? रेपो रेट थी हमारी 4%। यानी कि अगर बैंक 90 दिन के लिए लोन लेता है तो उसको कम इंटरेस्ट पे करनी है, जो वो लोन लेगा उस पर सिर्फ 4% ही उसको पे करना है। लेकिन अगर उसको ज्यादा डेज के लिए चाहिए तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। ठीक है। और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि ये कितना भी आरबीआई इंक्रीज कर सकता है, उसका जितना मन चाहे वो उतना इंक्रीज कर सकता है। और ना ही इसमें कोई एनडीटीएल का रूल है। एनडीटीएल क्या होता है ये मैंने आपको अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिएगा जिसमें मैंने एनडीटीएल, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ अच्छे से डिटेल में बता रखा है। और इसमें ना तो कोई मॉर्टगेज सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि जो आरबीआई है वो बैंक से कुछ भी गिरवी नहीं रखवाता, डायरेक्ट बैंक को लोन प्रोवाइड कर देता है। और अगर ये देखो, अभी बैंक रेट कितनी है? 4.25% है। अगर मान लो कि आरबीआई जो है वो बैंक रेट को बढ़ाकर 5% कर देता है, अगर 5% कर देगा तो बैंक अवॉइड करेगा आरबीआई से लोन लेने के लिए। इसका मतलब अगर बैंक लोन नहीं लेगा तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो मार्केट में मनी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बैंक रेट आरबीआई इंक्रीज करता है, अगर आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करता है तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लो कि आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट को कर दिया 3%, यानी कि अब उसको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो वो ज्यादा बैंक क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसको अब कम इंटरेस्ट पे करनी है। तो अगर आरबीआई बैंक रेट डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है मनी फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि बैंक लोन ज्यादा लेगा। लोन ज्यादा लेगा तो वो बाहर लोगों को, यानी कि हमको भी लोन क्या देगा? वो ज्यादा देगा, तो मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बैंक रेट का भी मनी फ्लो के साथ इनवर्स रिलेशन है। चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, इन सबका जो रिलेशन है मनी फ्लो के साथ वो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर इनकी रेट्स इंक्रीज होंगी तो मनी फ्लो कम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इनकी रेट डिक्रीज होगी तो मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ बैंक रेट, और भी इसमें बहुत कुछ है। और
एक सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इट इज अ रेट विच इज यूज्ड एज अ पेनल रेट इन केस नॉन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। मान लो कि बैंक ने सीआरआर और एसएलआर को जितनी उसकी रेट है, जितना भी आरबीआई ने रेट फिक्स कर रखी है, मेंटेन नहीं किया बैंक ने। अब ये तो है नहीं कि अगर बैंक मेंटेन नहीं करेगा तो आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आरबीआई भी एक्शन लेगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पेनल्टी लेगा बैंक से। सब जो मैंने आपको बोला था कि 14 दिन के बाद, आफ्टर फोर्टनाइट, यानी कि हर 14 दिन के बाद बैंक को आरबीआई को रिपोर्ट देनी होती है। अब आरबीआई ने रिपोर्ट मांगी बैंक से, उसने देखा कि इसने तो कंप्लीट ही नहीं कर रखा, तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट से उसको पेनल्टी लगा देगा। एक तो उसको वो 3% तो देना ही देना है, इसके अलावा जो बैंक रेट है ना, उसमें वो भी कितनी है, 4.25%, तो वो भी उसको ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि अब उसको इतना मेंटेन करना पड़ेगा। पहले अगर सीआरआर कितनी थी, सिर्फ 3% थी, तो 3% मेंटेन करना था। लेकिन अगर बैंक ने मेंटेन ही नहीं किया तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या करनी पड़ेगी, जितना बैंक रेट है ना, वो भी अब उसको मेंटेन, उस रेट पे वो पैसा भी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मान लो फर्स्ट डे बैंक ने उसकी बात मान ली, मेंटेन कर दिया, चलो ठीक है खत्म हो गया, लेकिन बैंक फिर भी नहीं सुधरा, उसने सेकंड डे भी नहीं मेंटेन करी, तो फिर से आरबीआई क्या करेगा, उस पर फिर पेनल्टी लगा देगा। अब उसको 5% देना पड़ेगा और साथ में बैंक रेट जो है वो भी देना पड़ेगा। सेकंड डे भी पेनल्टी लगी, चलो मान लो बैंक ने सेकंड डे भी नहीं उसको फॉलो किया, उसकी आरबीआई को नहीं बात मानी, तो थर्ड डे आरबीआई क्या करेगा, उस पर लीगल एक्शन ले लेगा। यानी कि अब आरबीआई की मर्जी है कि वो बैंक के साथ कितनी पेनल्टी ज्यादा लगा देगा, कोर्ट में जाएगा या कुछ मर्जी करेगा, लेकिन अब उस पर वो लीगल एक्शन लेगा। क्योंकि 2 बार उसने जब वार्निंग दे दी तब भी बैंक नहीं सुधरा, तो थर्ड डे तो फिर लीगल एक्शन आरबीआई को लेना पड़ेगा। समझ गए सब सब आप, आई होप। अब बैंक रेट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बैंक रेट में बहुत कुछ है। आपने ये पढ़ लिया कि बैंक रेट क्या होता है, क्या होता क्या है, एक तरीके से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है मोर देन 90 डेज के लिए, अप टू 364 डेज तक, यानी कि 1 साल के लिए ले सकता है। और क्या है, और बैंक रेट किस लिए यूज होती है, कि जब सीआरआर या एसएलआर बैंक मेंटेन नहीं करके रखता है तो आरबीआई पेनल्टी लगाती है, तो वो पेनल्टी किस में होती है, बैंक रेट। जितना बैंक रेट होगा, अगर 4.25% है तो उतना, कम ज्यादा होगा तो उतना ही परसेंट से वो उसे चार्ज करेगा। अब आगे, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, और बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है। अब आप पूछेंगे ये रीडिस्काउंट क्या होता है, या फिर ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, या फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑब्वियस है आप पूछेंगे। तो मैं आपको एक पूरा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कि मान लो कि मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई, पार्टी के लिए हम गए, ठीक है, हमने बहुत सारा खाया पिया। अब बिल बन गया हमारा 10,000, 10,000 का बिल बन गया। अब मैंने पॉकेट में हाथ मारा तो मैंने देखा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो पैसे लाने ही भूल गई, अब मैं क्या करूं। अब फिर मैं क्या करूंगी, कि मान लो कि मैं रेस्टोरेंट वाले को जानती हूँ और रेस्टोरेंट वाला भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मैं वहां जाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने रेस्टोरेंट के ओनर के पास गई, मैंने कहा कि मैं पैसे लाना भूल गई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उस ओनर ने क्या किया कि एक बिल बना दिया, बिल पर जो मैंने जितने का खाया पिया, वो जो भी उसने टैक्स वैक्स लगाने हैं वो सब लगा दिया, और उसने यहाँ पर मेरे साइन भी करवा लिए और उसने अपने साइन भी कर लिए। और ये बिल किसने बनाया, उस रेस्टोरेंट के ओनर ने। और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ये बिल बन गया, अब आप इसको, आज 5 5 5 है, तो मैंने कहा कि आप एक काम करना, 15 को जाकर इस बिल को ले जाना बैंक के पास, और बैंक आपको फिर कैश दे देगा, बैंक से कैश करवा लेना। उस ओनर ने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा कि मैं 15 को जाके बैंक से कैश करवा लूंगा, चलो ठीक है। अब उस ओनर को पैसों की जरूरत पड़ेगी पहले, जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको पैसे की जरूरत पहले पड़ेगी, तो वो बैंक में कब चला गया, वो 10 मई को ही चला गया। अब 10 मई को चला गया, लेकिन मैंने तो 15 मई को कहा था, तो अब क्या होगा, वो बैंक के पास गया, उसने बैंक को वो बिल दिया, तो फिर बैंक क्या करेगा,
उस बिल पर 10,000 का था, वो कहेगा हम आपको इसके बदले सिर्फ 9500 ही देंगे, यानी कि 500 का उसने क्या दे दिया, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो 500 रुपए वो बैंक ने अपने पास रख लिए, यानी कि 10,000 के बदले बैंक ने सिर्फ 9500 ही उस रेस्टोरेंट ओनर को दिए। उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो पहले चला गया तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसने 500 रुपए का नुकसान झेल के अब अपना 9500 लेकर वो चला गया। इसको तो हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले कितने दिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि उसने बिल के बदले में उनको वो बिल दे दिया और उसके बदले में वो रेस्टोरेंट का ओनर कैश लेके चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बैंक को भी तो वो पैसा चाहिए, तो वो बैंक क्या करेगा, अब वो बैंक जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा, अब बैंक को भी ना, अब उसके जो उस पर जो डेट थी वो कितनी थी, 15 मई, यानी कि 15 मई को वो पैसे वैसे कैश होने थे उसके अकाउंट से। जो भी मैं जैसे कि मैंने लिया तो मेरे अकाउंट से वो 15 मई को ही पैसे निकाल सकते हैं बैंक। लेकिन अब बैंक को अभी क्या हुआ कि 12 मई को ही पैसों की जरूरत पड़ गई, उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बैंक ने कहा भी हमें तो पैसों की जरूरत है, तो वो आरबीआई के पास चला गया। उसने वो आरबीआई को वो बिल दिया, तो आरबीआई क्या करेगा, वो जो बिल दिया उसने 10,000 का, उसने जो बिल दिया तो आरबीआई क्या करेगा, वो भी पूरे उस बैंक को 10,000 नहीं देगा, वो भी अपना बीच में से अपना हिस्सा रखेगा और फिर बैंक को जितने पैसे जितना हिस्सा रखा वो काट के बाकी के पैसे बैंक को दे देगा। और जो भी अपना वो हिस्सा रखेगा ना, वो किस पे रखेगा, बैंक रेट पर। बैंक रेट कितनी है, 4.25%, यानी कि वो अपना इतना हिस्सा काट लेगा और बाकी का पैसा क्या कर देगा, वो बैंक को दे देगा। 10,000 है, 10,000 पे 4.2% कट गया कितना, यानी कि 4250, 425। हाँ, 425 बैंक आरबीआई अपने पास रख लेगा और जो बाकी का बचेगा वो बैंक को दे देगा, यानी कि बैंक, अब बैंक आरबीआई के पास गया तो फिर आरबीआई ने क्या किया, उस बिल को रीडिस्काउंट कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैंक को आरबीआई के पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंक में तो मेरा अकाउंट था ही सही, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में से ले सकता था। लेकिन मैंने वो बिल कौन सा बना रखा था, 15 मई का, तो 15 मई से पहले वो बैंक पैसे मेरे अकाउंट से क्रेडिट नहीं कर सकता था, नहीं निकाल सकता था, और उसको पैसे की पहले जरूरत पड़ गई, तो इसलिए वो आरबीआई के पास गया। आरबीआई ने अपना बैंक रेट पर अपना जो हिस्सा रखना था वो रखा और बाकी के पैसे बैंक को दे दिए, तो इसको हमने क्या कह दिया, री डिस्काउंट। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बैंक ने, फिर उसके बाद बैंक ने फिर आरबीआई के पास चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, री डिस्काउंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। यही होता है सब बैंक रेट, यानी कि बैंक रेट किस किस काम आती है, एक तो लोन लेने के लिए, यानी कि जो बैंक आरबीआई से लोन लेता है। दूसरा, ये एज अ पेनल्टी रेट भी यूज करते हैं। और तीसरा, बिल को डिस्काउंट करने के लिए री डिस्काउंट, या फिर बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसको क्या कर दिया आरबीआई ने, री डिस्काउंट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको बैंक रेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये रीफाइनेंस फैसिलिटी किस में था, डायरेक्ट टूल में था। बहुत इजी था ये टॉपिक। ये जो मैंने आपको फर्स्ट डे कराया था, उसमें जो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट टूल के कुछ आगे के जो पॉइंट्स हमारे वही सब चल रहे हैं। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी किसमें था, डायरेक्ट टूल में। अब रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है, देखो सीधा डायरेक्ट एग्जांपल से समझो, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत पड़ गई। एक बात और मैं बताना क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 10,000 का, वैसे ये जो
बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर री डिस्काउंट बिल, 10,000 इतने छोटे अमाउंट के नहीं होती है, करोड़ में होते हैं। इसीलिए 10,000, ये तो सिर्फ मैंने एक आपको एग्जाम्पल लेके बताया, आपका लेकर 10,000 की, हाँ, लेकिन ये करोड़ में, लैक्स में, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है, कि मान लो कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी 20,000 करोड़ की। अब वो 20,000 करोड़ कहाँ से लाए, उसको कुछ स्कीम्स लॉन्च करनी है, किसी भी काम से, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी काम के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो बैंक, गवर्नमेंट गई एसबीआई के पास, बैंक के पास गई, तो और उसने, गवर्नमेंट ने एसबीआई को प्रॉमिस किया, let us say government of India asked for 20,000 crore from SBI and promised to pay it back after 12 months। और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया एसबीआई को कि वो 12 महीने के बाद उसका वो पैसा वापस कर देगी, यानी कि 1 साल के बाद वो पैसा वापस कर देगी। सिर्फ मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो एसबीआई ने क्या किया, वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया। एसबीआई पेड दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन इसके बदले में ऐसे ही नहीं दिया अमाउंट एसबीआई ने गवर्नमेंट को, इसके बदले में गवर्नमेंट ने भी एक बिल, एक ट्रेजरी बिल बनाया था, जिसको मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया था ना, एक ट्रेजरी बिल बनाया था। एक पेपर होता है, उसपे कुछ साइंस वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह होते हैं। तो वो बिल जो है गवर्नमेंट ने एसबीआई को दे दिया था एज अ मॉर्टगेज, यानी कि गिरवी रख दिया था कि तुम, जब तक हम तुम्हें पैसे वापस नहीं देते तब तुम इसे अपने पास रखो, जब हम वापस दे देंगे तो हम ये बिल भी तुमसे वापस ले लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। एसबीआई ने कहा ठीक है, फिर उसने पैसा दे दिया। लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ, बट आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम दिस एसबीआई सीज दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स आर सीकिंग लोन्स फ्रॉम एसबीआई, कि बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं लोन लेने के लिए। अब एसबीआई के पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि उसने इतना सारा पैसा तो गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई क्या करेगा, SBI sees that more and more customers are asking loans from SBI for which it needs funds which doesn't have। तो उसको फंड्स की जरूरत है लेकिन उसको नहीं है, क्यों, क्योंकि it has given that to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज लोन, क्योंकि उसने इतना सारा पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने एसबीआई को दी थी वो अब आरबीआई के पास रखेगा, और आरबीआई से वो पैसा, मतलब जितना भी पैसा उसको चाहिए ले लेगा। एसबीआई माइट गो टू आरबीआई एंड सबमिट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द आरबीआई एंड आस्क फॉर द फंड, और आरबीआई को कहेगा कि तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो और हमें पैसा दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो गवर्नमेंट ने एसबीआई के पास वो सिक्योरिटी रखी, लेकिन फिर एसबीआई ने क्या किया, आरबीआई के पास वो सिक्योरिटी रख दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, यानी कि फिर से क्या हो गया, रीफाइनेंस। एक ही सिक्योरिटी से दो बार फाइनेंस हो गई, एक बार एसबीआई ने गवर्नमेंट को दिया, फिर आरबीआई ने एसबीआई को दिया। तो ये जो दो बार फाइनेंस हो गए ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। री का मतलब क्या होता है, कि फिर से फाइनेंस हो गया, रीफाइनेंस फैसिलिटी। This process of SBI using the same government securities to take loan, वही सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने एसबीआई को दी थी, वही सेम सिक्योरिटी उसने क्या की, आरबीआई को दे दी और आरबीआई से लोन ले लिया। एंड दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीफाइनेंसिंग। एंड द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू एसबीआई इज कॉल्ड बैंक रेट। और जिस रेट से एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया, वो कौन सी रेट पे लेगा, वो बैंक रेट पे लेगा। आई होप यू ऑल गेट, अच्छे से समझ आ गया होगा रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है, कि पहले गवर्नमेंट ने किसी बैंक से पैसा लिया, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास गिरवी रखकर, लेकिन फिर उस बैंक को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो बैंक गया आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, उसने फिर से आरबीआई से लोन ले लिया, इसीलिए इसको रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और कौन से रेट चलेगा, बैंक रेट से, इसी को हम बोलते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी। अब हमारा बैंक रेट भी हो गया, रिफाइनेंस फैसिलिटी भी होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। अब आप कहोगे कि रेपो रेट में भी सेम काम हुआ, बैंक ने आरबीआई से लोन लिया और बैंक रेट में भी सेम काम हुआ, बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। अब
एमएसएफ में भी सेम काम हो रहा है, बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है। हाँ, ये सब तीनों सेम ही है, लेकिन बस इनका जो टाइम है वो अलग अलग है। रेपो रेट में सिर्फ 90 डेज के लिए मिलता है लोन, बैंक रेट में 91 टू 364 डेज के लिए मिलता है, और एमएसएफ में सिर्फ और सिर्फ 1 डे के लिए मिलता है, या हम कह सकते हैं 24 आवर, कह सकते हैं 24 आवर के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए। ओके, it is a rate of interest at which commercial banks borrow money from RBI for a period up to 1 day, 24 hours या फिर overnight। बैंक लोन लेता है आरबीआई से सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, बस जब उसको एक दिन के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, एमएसएफ के रेट पर लोन ले लेता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो बैंक रेट होती है या फिर एमएसएफ की जो रेट होती है वो दोनों सेम होती है। बैंक रेट भी कितनी है, 4.25%, एमएसएफ भी कितनी है, 4.25%। ओके, मिनिमम कितना ले सकता है लोन बैंक, 1 करोड़, या फिर मल्टीपल ऑफ 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ का मल्टीपल होना चाहिए। मैक्सिमम ले सकता है 2% ऑफ एनडीटीएल, यानी कि मिनिमम तो 1 करोड़ का मल्टीपल। बैंक की जितनी एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, उसका 2% मैक्सिमम ले सकता है। अभी पीछे करो, अभी मतलब चल रहा है कोरोना, तो 31 मार्च 2021 तक, पिछले साल आरबीआई ने किया था कि बैंक जो है वो 3% ऑफ एनडीटीएल तक का लोन ले सकता है, यानी कि बैंक की जितनी एनडीटीएल उसका 3% तक, एमएसएफ के केस में। अभी 31 मार्च तक तो था ये, मे बी शायद अभी भी ऐसा ही हो कि 3% ऑफ एनडीटीएल बैंक जो है एमएसएफ के रेट पे एक दिन के लिए लोन ले सकता है। लेकिन वैसे जो मैक्सिमम है, ये तो अभी के लिए होगा, लेकिन ये फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम उन्होंने अपने रूल्स बना रखे हैं, सिर्फ 2% ऑफ एनडीटीएल पे मैक्सिमम बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है एक दिन के लिए। और जो करंटली एमएसएफ कितनी है, 4.25%, यानी कि जितनी जो बैंक रेट होती है एमएसएफ भी वही है। और बैंक हैज टू मॉर्टिगेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और एक दिन के लिए बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी गिरवी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, तभी आरबीआई लोन देता है, नहीं तो आरबीआई लोन नहीं देता। ठीक है, रेपो रेट में भी बैंक को मॉर्टिगेज करनी पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एमएसएफ में भी करनी पड़ती है, लेकिन बैंक रेट में उसको जब उसको लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो फिर उसको जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्टिगेज करने के लिए। ठीक है, समझ गए ये सब। अब देखो लास्ट, बैंक रेट कर लिया हमने, रिफाइनेंस फैसिलिटी भी कर लिया और एमएसएफ भी कर लिया। अब देखो, अब इन सब का मनी फ्लो के साथ क्या रिलेशन होगा, सेम रिलेशन जैसे कि बाकी सब में था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी सेम रिलेशन होगा मनी फ्लो के साथ, यानी कि इनवर्स रिलेशन। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एमएसएफ उसमें 6% कर दिया, यानी कि इतनी महंगी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी बैंक को। अब बैंक को अगर 6% इंटरेस्ट देनी पड़ जाए लोन पे, अब ये तो है नहीं कि बैंक सिर्फ कुछ लाख में, 1 लाख या 2 लाख 10 लाख लोन है तो नहीं, करोड़ में लोन होते हैं उसके, तो करोड़ में अगर 6% किया जाए तो उनकी वैल्यू भी करोड़ में होती है, तो वो इतना बड़ा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट क्यों देगा आरबीआई को, इसीलिए वो अवॉइड करेगा। और अगर वो लोन लेना अवॉइड करेगा तो ऑब्वियस है मार्केट में मनी क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि मनी फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि अगर एमएसएफ इंक्रीज होगी तो मनी फ्लो डिक्रीज होगा। सेम रिलेशन जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सब में था सेम, एमएसएफ में भी सेम रहेगा। देखो, अब हमने सीआरआर कर लिया और एसएलआर भी कर लिया और रेपो रेट भी कर लिया, रिवर्स रेपो रेट भी कर लिया। इसके अलावा बैंक रेट भी हो गया और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी हो गया, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिफाइनेंस फैसिलिटी भी हो गया। ठीक है, अब इन सब केस में क्या था कि जब ये डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि अगर इनकी रेट्स डिक्रीज कर देते हैं तो मनी फ्लो के साथ क्या होता है, मनी फ्लो के साथ मनी फ्लो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर इनकी रेट्स डिक्रीज कर दी तो मनी फ्लो इंक्रीज हो गया, और अगर इनकी रेट इंक्रीज कर दी तो मनी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा।
यानी कि इन सब का जो मनी फ्लो के साथ रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये चीज आप जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं आपसे पूछेंगे, वो आपको एक सिंपल सा कुछ, सिंपल सा तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन दे देंगे कि अगर ऐसा होगा, सीआरआर उन्होंने इंक्रीज कर दी, एसएलआर ये कर दिया, रेपो रेट के साथ ये कर दिया, तो बताओ मनी फ्लो के साथ क्या होगा। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे तो ऑब्वियस है कि सब इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी आप बहुत सारी ऐसी जगह से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या 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 लिखा होगा। अब हो सकता है वो सब रट के तो आप चले जाएंगे, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप सोचेंगे कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है तभी। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि बैंकिंग अवेयरनेस से 10-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो रिस्क क्यों लेना, इसीलिए अच्छे से करके जाओ तभी फायदा रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और इस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी वीडियोस, 2 वीडियोस और है मॉनेटरी पॉलिसी की, इससे पहले जो मैंने बनाई है, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रही, ये सब तो कॉमन सी चीज है, सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या कैसे हो रहा है, आरबीआई की फंक्शंस कैसे होती है, क्या नहीं होता। तो इसीलिए सबको देखनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और जितने से ज्यादा लोगों को शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून विद मी। मैं ऐसे ही बहुत डेली वीडियोस लेके आ रही हूँ, मैं डेली बैंकिंग अवेयरनेस पे बहुत सारी और भी टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।